नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। 2024 के चुनाव को लेकर के मुद्दे जो उठेंगे, जिस पर अपोजिशन पार्टियां और जो सत्ता में पार्टी है भाजपा, उसके मुद्दे क्या होंगे और वो कितना प्रभावित कर पाएंगी, आज का मेरा विषय यही है। परंतु उस पर बात करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप में से जितने भी लोग सुनते हैं, कम से कम वे तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। शेयर भले ही बाद में करें, परंतु सब्सक्राइब कर लें अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो। चूँकि जिस तरह से लोग सुनते हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं, वो शायद उसे सब्सक्राइब कर नहीं पाते किसी भी कारण से। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जिन मुद्दों पर 2024 के चुनाव लड़े जाने वाले हैं, उसमें भाजपा की ओर से क्या क्या मुद्दा होगा और अपोजिशन खेमे की तरफ से क्या मुद्दा होगा, इस पर कोई मैं नई बात नहीं कहना, मुझे कहना नहीं है। परंतु जो बात स्पष्ट रूप में जानी जा रही है और जिसे हम देख रहे हैं, उसमें अगर हम अपोजिशन खेमे की बात करें तो उधर से निश्चित तौर पर जो एक पहला जो उनका प्लैंक है वो बेरोज़गारी है, दूसरा महंगाई है और तीसरा जो अब इधर आया है वो है कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना। वो एक मुद्दा है जो अभी कुछ समय से अब अपोजिशन खेमे ने उसे अपने लिए बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठा लिया है। तो वो है, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, वहाँ तो बातें बहुत बहुत सारी बातें हैं। देश के विकास की बात है, देश के प्राइड की बात है, मोदी जी का के लीडरशिप की बात है। और अब तो बस अभी जो कुछ राज्यों के, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, वहाँ से जो बहस अब जब निकली है, उसमें मोदी जी ने जिस बात को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, वह एक फ्रेज जो उन्होंने अभी तुरंत ही फ्लैग किया है, वह ये है कि मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेटिंग पॉइंट होने वाला है और उस पर ज़बरदस्त बहस होगी, उस पर ज़बरदस्त बातें होंगी। और मुझे तो लगता है कि ले दे करके सारी बहस कहीं यहीं पर आ जाए, आकर के टिक न जाए आने वाले समय में जो भी चुनाव में बहस होंगे, और जिस बात पर ज़्यादा चढ़ाई अपोजिशन खेमे से भी होगी और जिसको डिफेंड मोदी खेमा की ओर से किया जाएगा, मतलब भाजपा की ओर से किया जाएगा। यहाँ हम अपोजिशन खेमे की बात पहले कर लेते हैं। अपोजिशन खेमे का सबसे बड़ा प्लैंक जो बेरोज़गारी है, अब उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो वेल डिफाइंड है नहीं कि बेरोज़गारी वो किसे कहते हैं और किस स्तर पर उसे देखते हैं। क्योंकि अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ऐसे भी इंडियन इकोनॉमी लार्जली ड्रिवन बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जीडीपी में भले ही ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, अभी हाल के दिनों में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी जहाँ तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सवाल है, जिसमें करीब करीब 92 93 अलग अलग वेरिएशंस हैं डेटा के, तो उस हालत पर अगर हम देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन तो है, और उनका कंट्रीब्यूशन डीप डीप इनसाइड है। मतलब हर एक जगह छोटे छोटे परिवार वहाँ इन्वॉल्व हैं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उसे हम रोज़गार में लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये अपोजिशन खेमा ने अभी इससे कभी बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। एक यह बहुत ही बड़ी बात है जिस पर अपोजिशन खेमा के लीडरशिप का संभवतः ध्यान नहीं गया है, मेरा ये मानना है। और अगर इससे हम कुछ इस तरह से देखें कि कहीं यह ऐसा तो नहीं कि वो रोज़गार उसे ही मानते हैं जो सरकार के द्वारा दिया जाए, सरकारी सेक्टर में दिया जाए, मतलब जो सरकारी सेवा में हों वही रोज़गार वाले लोग माने जाएं। इस पर कोई क्लियर कट अभी तक इस पर बात हुई नहीं है। अगर उस तरह से देखा जाए तब तो निश्चित तौर पर काफ़ी बेरोज़गारी है, और वैसे भी बेरोज़गारी का दर घटता बढ़ता रहा है। हाल के समय में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से इसके डेटा आते रहे हैं। CMI का डेटा देखें तो वहाँ तो अभी जो रोज़गार का जो बताया जा रहा है पहले की तुलना में, अब इसमें
सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर और भी कई स्केल्स हैं जिसके तहत जब चर्चाएं होती हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ रोज़गार में कमी हो रही है। अब जो लोग मजदूर वर्ग के हैं या जो लोग और उन्हें रोज़गार मिल रहा है, जो लोग अपना जीवन यापन अपने कारोबार से करते हैं, अब वो फिर उनका रोज़गार क्या रोज़गार है या नहीं है। तो अब ये सब चीज़ें हैं जो संभवतः अपोजिशन खेमे ने उसे अपने पूरे पैराडाइम में उसे लिया नहीं है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर पा रहा है। मेरा तो अपना एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस यही है कि वो लोगों के दिमाग में उस तरह से वो जाकर के ड्राइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा अगर होता कि चारों तरफ बेरोज़गारी होती तो देश में अराजकता आ गई होती, ये बात भी तय है। वैसा है नहीं। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु जो मेरे अपने एनालिसिस हैं उससे तो मुझे तो यही साफ जान पड़ता है। एक ये इनका प्लैंक है। अब दूसरा प्लैंक जो है वो ये है महंगाई। निश्चित तौर पर महंगाई का दर बढ़ा है, खास करके अगर कंज्यूमर इंडेक्स की बात करें या होलसेल इंडेक्स की बात करें तो उसे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेक्शन में अगर हम बांट कर देखते हैं तो जो खास जो अब अगर जो होलसेल से इंडेक्स की बात नहीं, कंज्यूमर इंडेक्स में अगर हम आए और उसमें भी अगर हम जैसे सब्जी है, फल है, इन सब चीज़ों पर अगर फोकस करने की चेष्टा करें तो वहाँ महंगाई का दर बढ़ा है, कोई शक नहीं। और ये अपने यहाँ बढ़ा है, लेकिन अब ये कितना प्रभावित कर रहेगा इसको लेकर के अभी कोई इस तरह का स्टडी मुझे दिख नहीं रहा है जिसे जो मेरी नज़रों से गुजरा हो कि इसकी वजह से सरकार जो अभी रूलिंग पार्टी है वो अफेक्टेड होगी। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए हैं, राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं और उसमें जिस 5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं असेंबली इलेक्शन, उसमें वो इस तरह से प्रभावित तो हुआ नहीं। वहाँ तो अब दो जगह कांग्रेस की सरकार थी। अगर हम वहाँ देखें तो महंगाई की मार किस पर पड़ी, वो तो वहाँ की रूलिंग पार्टी पर पड़ी। अब ये 4-5 महीने में अगर वो वहाँ आ ही जाती, मतलब जैसे उनकी सरकारें चलेंगी तो क्या ये मोदी जी को अफेक्ट करेंगी, यह कहना मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता। अभी तो स्थिति यही है। और अगर हम इधर की बात करें जहाँ तेलंगाना में भी जो अपोजिशन खेमे में जो लोग हैं उनकी ही सरकारें थी। चंद्रशेखर राव साहब की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार अब आई तो ये लोग भी तो अपोजिशन खेमे में ही हैं। वैसे जहाँ तक चंद्रशेखर राव साहब का बात है, वो अपोजिशन खेमे में सीधे सीधे शरीक तो होते नहीं हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ भी तो नहीं है या एनडीए के साथ भी तो नहीं है। तो अभी अगर हम उन्हें ऐसे भी बाहर मान लें, इन दोनों से न्यूट्रल भी मान लें, तो अभी इसका प्रभाव, फ़ायदा तो भाजपा को होना चाहिए था, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। वो तो कांग्रेस के खेमे में गया और कांग्रेस की दो जगह सरकारें थी, वहाँ सरकारें गिर गई। तो अब इसको आप कैसे देखेंगे? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी वर्क वहाँ कर नहीं रहा है। हाँ, अब जातीय जनगणना की बात है तो जातीय जनगणना का जो एक विषय है वो भी मुझे लग रहा है कि ये असेंबली चुनाव में जो अभी जहाँ हुए हैं वो तो उस तरह से कारगर वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ भी कांग्रेस की हार जो हुई है उसमें तो उसको उस तरह की हार नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनका जो प्लैंक है, भले ही उनकी सरकारें थीं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्र जनगणना हुई नहीं है। कास्ट की मतलब जातीय जनगणना नहीं हुई। एक बिहार में हुआ है और दूसरे इन राज्यों में भी नहीं हुआ है। तो वो प्लैंक भी मुझे लग रहा है कि अभी तक तो वो जनता के दिलो दिमाग में जा नहीं पा रहा है। हालांकि उसे मोदी जी की ओर से अगर आप देखें तो उसको तो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी, अगर हम बात करें तो उन्होंने जो कहा है उसको उन्होंने काटा है और जो उसे रिप्लेस अपने डेफिनेशन से अलग तरीके से कर दिया है। जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों ने मतलब उन जातीय जनगणना को वो दरकिनार करके जातीय जो 4-5 लोग जो गरीब लोग हैं, किसान हैं या महिला हैं,
जो गरीब हैं वे सभी जातीय परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो हम उन्हें उस तरह से समझें। और ये बात पता नहीं अपील किया या नहीं किया, लेकिन ये गया तो अब इसकी वजह से हुआ या मोदी जी के अपने व्यक्तित्व से हुआ या वहाँ के लोकल नेतृत्व के वजह से हुआ, जीत तो भाजपा की हुई। तो उनका प्लैंक वो अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, परंतु एक ये 3 विषय आने वाले हैं, ये बात तो पक्का है। कुछ नए विषय आ सकते हैं। अब अभी संसद पर भी जो अटैक हुआ है वो विषय अभी कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक उसका कुछ खास एक रिजल्ट सामने आ नहीं जाता है। और अब ये अलग बात है कि यही कुछ ज़्यादा लंबा समय तक खिंच जाए और उसे लेकर के कांग्रेस और अपोजिशन खेमा एक बड़ा मोर्चाबंदी करे, और तो फिर वो पता नहीं जनता के दिलों में कितने समय तक जाएगा और कब तक जाएगा, कितना जाएगा, मुझे उस पर भी डाउट है। अब भाजपा की बात अगर हम करें, एनडीए खेमे की बात करें, तो अब उन्होंने जो मोदी की गारंटी वाला जो मसला रखा है, अब वो बहुत ज़बरदस्त एक प्रहारक पॉइंट होगा। अपोजिशन खेमा इस पर ज़रूर प्रहार करेगी और खूब जमकर करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको डिफेंड भी भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से उतनी ही ताकत के साथ किया भी जाएगा। और उसके पास कहने के लिए मुझे तो जो दिख रहा है वह बात काफ़ी कुछ है। लेकिन एक बात जो मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगला जो पीरियड आएगा मोदी जी का, उसमें वो देश की इकोनॉमी को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देंगे। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने के साथ साथ ये स्थिति तो बनी जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हो सकता है कि अगले चुनाव तक, 2029 के चुनाव तक, ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी क्रॉस कर जाए। या जिस रफ्तार से इसका जो जीडीपी बढ़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये भले ही 3rd इकोनॉमी ही रहे 29 तक, दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मुझे लगता है कि पार कर जाएगा। जिस तरह की तैयारी हर एक सेक्टर में मोदी जी की सरकार कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो हर एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो टेक के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल फिनटेक का क्षेत्र हो वहाँ हो, या फिर अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टअप्स हों या जो ऑलरेडी जो वैसे कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन हों, वो जिस तरह से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हों, जो बाहर से एफडीआई वगैरह या बाहर से जो कंपनियां आ रही हों और उन्हें अपना यहाँ इस्टेब्लिश कर रही हों, जो ऐसे हमारे जो प्राइसेस हैं, जो जिसकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता है हमारा कमोडिटी, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं हर एक तरह के, और देश के या इकोनॉमिक या लीगल सिस्टम हो, वो कहाँ तक इसे प्रभावित कर रहा है, कहाँ उसे इम्पीड कर रहा है, इन सब चीज़ों की ही बातें हों, तो उन सब से। और मोदी जी जिस तरह से पिछली बार जो उन्होंने एश्योरेंस दिए थे वहाँ पर वो जहाँ तक पहुँच चुके हों, और जो लाभार्थियों को जिस तरह से वो लाभ पहुँचा रहे हों, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो भाजपा की ओर से चल रहे हों और जो डायरेक्टली लाभार्थियों को मिल रहे हों, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो या रोज़गार का सेक्टर हो या कोई नए कुछ प्लान खड़े करने का अवसर जहाँ पर बन पाता हो, उस तरह का हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जो चीज़ें पहले थी नहीं उसमें सुधार हो रहा है। सोशल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जहाँ गाँव में शौचालय, जल, नल जल वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किया जा रहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया है जो उसके आगे किया ही नहीं जा सकता है। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं, जहाँ बहुत सारे लैकुना हैं, जहाँ मोदी सरकार को अभी भी अटेम्प्ट करना है। ब्यूरोक्रेसी का जो लोअर लेवल पर जिस तरह से जनता
उससे परेशान रहती है, उसमें कोई बहुत फ़र्क अभी नहीं पड़ा है। अब यह हो सकता है कि वो स्टेट का मुद्दा हो इसमें और हो क्या सकता है, वो नॉर्मली होता ही है, परंतु उसे कहीं न कहीं स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता तो पड़ेगी और उसमें मोदी गवर्नमेंट को ओनस लेना पड़ेगा, यह बात भी सच है। लेकिन यह कितना उनके, अगर यह सब कुछ नहीं हो रहा है एक तरफ और जहाँ जो कुछ भी हुआ है दूसरी तरफ, तो कौन ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? तो मुझे लग रहा है जो कुछ भी हुआ है वो प्रभावित कर रहा है, और जो कुछ नहीं हुआ है उससे लोग निराश नहीं हैं, लोगों को उम्मीदें हैं। तो इस पर बहस अब भाजपा की ओर से जो बातें होंगी वो ये है, तो मैंने दोनों तरफ से जो डिबेटिंग पॉइंट्स होंगे उस पर अपनी बातें रखें और दोनों के फैलेसीज आपको बताएं कि क्या हो सकते हैं। और उसमें अभी तक जो मुझे दिख रहा है कि एकदम सीधे तौर पर जो पलड़ा है वो भाजपा की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भविष्य तो भविष्य है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, share my channel, and just share it with your friends, family members, and everybody else. Thank you. Jai Hind.